हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पुनः एक बार क्लास 12th फिजिक्स का 1000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये फिजिक्स का हम लोग आज क्लास नंबर 8 लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए 35 सवाल लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग इस क्लास में 35 सवाल को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, फिजिक्स का इससे पहले हम लोग 7 क्लास कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया जाकर के देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 7 में प्रश्न नंबर 35 तक किए थे, तो आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 है हमारा, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आपका उत्तल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी आपके पास समतल दर्पण से, ऑप्शन डी आपका इनमें से किसी में से भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में, यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। ऑप्शन ए आपका परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी विवर्तन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है कि आवर्धक क्षमता है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतलावतल, ऑप्शन डी बेलनाकार। यानी कि दो उत्तल लेंस को यदि आपस में रख करके सटा दिया जाए तो वह उससे बनने वाला नया लेंस किस प्रकार का होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल, यानी कि दो उत्तल लेंस को मिलाने से उत्तल लेंस ही प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहते हैं। यानी कि बेलनाकार लेंस की सहायता से किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए है आपका निकट दृष्टिता, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टिता, ऑप्शन सी एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन डी आपका जरा दृष्टिता। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्टिग्मेटिज्म। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -VO/UO × 1+D/FE। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है। ऑप्शन ए आपका प्रकीर्णन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवण। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण, यानी कि पतली झिल्ली का रंगीन दिखने का कारण क्या होता है, व्यतिकरण। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 हमारा, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है। ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण, यानी कि इंद्रधनुष जो है वो वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है वो आपका μv - μr × a के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 हमारा, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। ऑप्शन ए आपका 1 mm, ऑप्शन बी आपका 2 cm, ऑप्शन सी आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1 मीटर। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। यानी कि किसी भी स्वस्थ मनुष्य के आंख का देखने का जो न्यूनतम दूरी होता है वो होता है
25 सेंटीमीटर। देखते हैं प्रश्न नंबर 45 है हमारा, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो आंख के लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा, 25 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि यहाँ पे आपका प्रश्न पूछ रहा है व्यक्ति के लेंस की फोकस दूरी। मनुष्य का न्यूनतम देखने का दूरी जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, न कि लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 हमारा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए आपका हाइगेंस, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फ्रेनल, ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, यानी कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लायड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा, तो इस माध्यम में जो इसका तरंगदैर्घ्य होगा वो होगा आपका 4500 एंगस्ट्रॉम के बराबर। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, जीवाश्म की आयु का पता किया जाता है। ऑप्शन ए आपका कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन बी एक्सरे से, ऑप्शन सी गामा किरण से, ऑप्शन डी लेजर से। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग से। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न, जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है। ऑप्शन ए आपके पास प्रोटॉन, ऑप्शन बी फोटोन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी लेप्टॉन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फोटोन। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 हमारा, फोटोन की ऊर्जा होती है आपके पास एच म्यू, ऑप्शन बी एच म्यू अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन सी एच अपॉन लेमडा, ऑप्शन डी एच म्यू अपॉन सी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एच म्यू, यानी कि फोटोन की ऊर्जा एच म्यू होती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, प्रकाश विद्युत सेल है। ऑप्शन ए आपके पास विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ऑप्शन सी प्रकाश का संचय करता है, या फिर ऑप्शन डी विद्युत का संचय करता है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश को विद्युत में बदलता है, यानी कि प्रकाश विद्युत सेल जो वो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। ऑप्शन ए आपके पास लोहा, ऑप्शन बी आपके पास तांबा, ऑप्शन सी आपके पास बेरियम, ऑप्शन डी आपके पास सोडियम। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम, यानी कि सोडियम जो है वो विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी दृश्य, ऑप्शन सी अवरक्त, ऑप्शन डी पराबैंगनी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पराबैंगनी, यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आपका एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 हमारा, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। ऑप्शन ए फोटोन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, यानी कि तेजी से चलने वाला बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 हमारा, निम्नलिखित नाभिकों में से सबसे कम अस्थायी है,
यानी कि इन सभी ऑप्शन में से सबसे कम अस्थाई किसका नाभिक होता है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। यानी कि हीलियम का नाभिक जो है वो सबसे कम अस्थाई होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। ऑप्शन है आपके पास नाभिकीय विखंडन से, या फिर नाभिकीय विघटन से, या फिर नाभिकीय में रासायनिक क्रिया से, या फिर नाभिकीय संलयन से। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन से। यानी कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा नाभिकीय संलयन के माध्यम से प्राप्त करती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। कहते हैं ऑप्शन ए आपके पास नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी श्रृंखला क्रिया, ऑप्शन डी तत्वांतरण। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। ऑप्शन ए कुल आवेश, ऑप्शन बी रेखीय संवेग, ऑप्शन सी कोणीय संवेग, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी और कोणीय संवेग भी, ये सभी संरक्षित रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है हमारा, बोर का आवृत्ति शर्त E1 - E2 बराबर h म्यू के बराबर होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है हमारा, 15 का द्विआधारी तुल्यांक है। तो 15 का जो द्विआधारी तुल्यांक होगा वो होगा आपका 4(1)2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है हमारा, तो चलिए फ्रेंड, अब हम सवाल पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक NPN ट्रांजिस्टर को, यानी कि यह जो एक फिगर दिया हुआ आपके पास, यह एक NPN ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है हमारा, नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान है। तो इस एक परिपथ आपके पास दिया हुआ, ये इसमें आपसे धारा पूछ रहा है कि धारा का मान कितना है। तो इसमें जो धारा का मान होगा वो होगा आपका 10 का स्क्वायर एम्पियर के बराबर, यानी कि 100 एम्पियर के बराबर। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 हमारा, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। यानी कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27, उसका द्विआधारी पद्धति में मान कितना होगा। तो उसका जो मान 27 का जो मान होगा द्विआधारी पद्धति में वो होगा आपका 11011 के बराबर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 है हमारा, एंड गेट का बूलिया व्यंजक है। ऑप्शन ए आपके पास a + b बराबर y, ऑप्शन बी आपके पास a.b पर बार बराबर y, ऑप्शन सी a.b बराबर y, या फिर ऑप्शन नंबर डी a + b पर बार बराबर y। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, a.b बराबर y। यानी कि एंड गेट का जो बूलिया व्यंजक होता है वो a.b बराबर y के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है। यानी कि ये जो चिन्ह आपके पास दिया हुआ है ऐसे करके, तो ये चिन्ह जो है किस गेट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है आपके पास और गेट, नॉर गेट, या फिर नंद, या फिर एंड गेट। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंड गेट। यानी कि ये फिगर जो है आपका वो एंड गेट को प्रदर्शित करता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है हमारा, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। ऑप्शन ए धनावेशित, या फिर ऋणावेशित, या अनावेशित, या परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनावेशित।
यानी कि एक पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो होता है आपका धनावेशित होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है हमारा, मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे ऑप्शन ए आपके पास एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, ऑप्शन बी दो आवृत्तियों को अलग किया जाता है, ऑप्शन सी वाहक से जानकारी अलग निकाली जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ध्वनि आवृत्ति सिग्नल का प्रवर्धन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। यानी कि मॉड्यूलन के माध्यम से हम लोग एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 70, और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 70 है हमारा, भूतरंगों के प्रदर्शन में प्रयुक्त आवृत्ति परास होता है, ऑप्शन ए से लेकर के 200 MHz के बराबर तक। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना, मिलते हैं फिर किसी अगले दिन।